अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है और वहाँ से आपको टैक्स रिसीव हो रहा है और उसके बाद भी आप अपनी जो इनकम है वो टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको आप कैसे डिक्लेयर करेंगे कि आप 24% कम से कम टैक्स का रिलीफ ले सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं टैक्स विद नईम। आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई पर्सन है जो एक प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे देता है और रेंट वहाँ से रिसीव हो रहा है और उसका वहाँ पे जो रेंट रिसीव हो रहा है उसके ऊपर भी उसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है और उसके बाद अपनी वो इनकम को अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर कैसे करता है। इसके लिए छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह एक बिजनेसमैन होता है, एक बिजनेस की जब रिटर्न फाइल होती है तो सबसे पहले क्या होता है, सेल आती है। सेल के नीचे कॉस्ट ऑफ सेल होती है। कॉस्ट ऑफ सेल को जब माइनस किया जाता है तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता है। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस होने के बाद हमारे जो दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, हमारे एडमिन एक्सपेंसेस, वो दोनों को माइनस करने के बाद जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है बिफोर टैक्स, उसके ऊपर भी हमारा जो स्लैब रेट है वो अप्लाई होता है। देन उसके बाद टैक्स पे किया जाता है। इट्स मीन कि बिजनेस की इनकम के ऊपर भी कुछ डिडक्शन होती हैं, उसके बाद जाकर आपके ऊपर टैक्स का जो रेट है वो अप्लाई किया जाता है। इसी तरह रेंट की जो इनकम है उसके ऊपर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि 3-4 साल पहले तो ऐसी चीज़ें नहीं थी कि आपकी टोटल इनकम ही के ऊपर आपका जो स्लैब रेट था वो अप्लाई होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपनी अपनी रेंट की इनकम में से माइनस कर सकते हैं ताकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम से कम हो जाए। फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, एक पर्सन ए है, उसकी प्रॉपर्टी उसने एक रेंट पे दी हुई है, ठीक है, और उसको वहाँ से तकरीबन हर महीने 1 लाख रुपए का टैक्स रिसीव हो रहा है, ठीक है। अब उसको अगर मल्टीप्लाई 12 कर देंगे तो हमारे पास 12 लाख रुपए आ जाता है पूरे साल का टैक्स। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, वो 12 लाख पूरे का पूरा रेंट के अंदर ऐड कर देते हैं और उसके बाद फिर उसको टैक्स रिटर्न फाइल में फाइल करवा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने पहले देखना है कि इसके अंदर चीज़ें, हम आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको फ़ायदा दे सकती हैं, आप इस अपनी टैक्सेबल इनकम को कैसे कैसे कम कर सकते हैं। अब देखिए 12 लाख रुपया आपके पास टैक्स आ गया, यानी 1 लाख रुपया आपका मंथली टैक्स आ रहा है, उसको आपने मल्टीप्लाई 12 किया तो आपके पास पूरे साल का जो टैक्स है वो 12 लाख रुपया हो गया। अब इसमें से सबसे पहले तो एफबीआर ने आपको एक लेवरेज दी है, वो ये दी हुई है कि आप इसके अंदर से 20% जो अमाउंट है वो डिडक्ट कर लें, जो कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस की मद में आती है। यानी 12 लाख रुपया अगर आप लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2,40,000 आपके पास एक अमाउंट आएगी, उसको 12 लाख में से क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। यानी रिपेयर मेंटेनेंस की मद में वो आपकी जो अमाउंट है वो वहाँ से निकल गई कि पूरे साल में रिपेयर मेंटेनेंस 2,40,000 रुपया आपका निकल गया। उसके बाद अगर आपने उस बिल्डिंग की या उस घर की आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है, आप जो इंश्योरेंस करवाई है पूरे साल की, उसके ऊपर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, आप उसकी अमाउंट को भी, उस अमाउंट जो आपने रेंट रिसीव किया हुआ उसमें से उसको माइनस कर दें। नंबर 3 आपके पास आ जाता है कि आपने डेफिनेटली उस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स भी पे किया होगा। टैक्स की जो अमाउंट है वो भी आप उसमें से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने उसके ऊपर कोई फाइनेंसिंग, अक्सर लोग होते हैं कि वो उन्होंने एक बैंक से लोन लिया होता है घर के लिए, घर की परचेजिंग के लिए या घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, वो अमाउंट भी आप पे कर रहे हो, उसके ऊपर मार्कअप भी पे कर रहे होते हैं। उसके ऊपर पूरे साल का जो मार्कअप की अमाउंट बनती है आप उसमें से उसको भी माइनस कर दें। माइनस करने के बाद यानी हम अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 12 लाख रुपया टैक्स आ गया, 12 लाख रुपए हमारे पास रेंट की इनकम आ गई, उसमें से हमने सबसे पहला जो माइनस किया हिस्सा वो 20% रिपेयर मेंटेनेंस में माइनस कर दिया। रिपेयर मेंटेनेंस के अंदर 20% जब माइनस किया तो 2,40,000 रुपये आ गया। इसी तरह सेकंड नंबर पे हमने जो चीज़ माइनस की थी वो हमने की थी इंश्योरेंस का प्रीमियम, और फॉर एग्जांपल हम वो भी ले लेते हैं कि 25,000 वो हमने ले। उसके बाद ले लिया प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स आप एग्ज्यूम कर लीजिए जी, हमने 30,000 रुपया जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी पे कर। उसके बाद फाइनेंसिंग के एक्ट के अंदर भी हम 30,000 रुपया ले लेते हैं कि 30,000 रुपया हमने उसमें से माइनस कर दी। ये 4 चीज़ें तो आपके पास एक बिल्कुल एक आपको क्लियर होगी कि 4 चीज़ें हमने उसमें से माइनस कर दी। नंबर 1 हमारे पास आ गया कि जो हमने सबसे पहले माइनस किया 20% ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस की मद में माइनस कर दिया। सेकंड नंबर पे हमने प्रीमियम जो हमने घर की इंश्योरेंस करवाई थी वो माइनस कर दिया। थर्ड नंबर पे हमने प्रॉपर्टी टैक्स माइनस कर दिया और फोर्थ नंबर पे हमने उसकी फाइनेंसिंग की कॉस्ट माइनस कर दी, जो कि हमारी मार्कअप की शक्ल में होती है। उसके बाद नंबर 5 के अंदर हम कहते हैं कि कलेक्शन चार्जेस की मद के अंदर हमने कुछ अमाउंट माइनस कर दी। यानी आप रेंट रिसीव करने गए, आपने फ्यूल की मद में कर दी या जैसे भी कर दी, वट एवर, आप उसको लेने गए, रेंट रिसीव करने गए, आपके कुछ चार्जेस वगैरह आए, आपने उसमें से वो माइनस कर दिए। वो हम समझ लेते हैं जी हमने 20,000 उसमें से वो माइनस कर दिया। उसके बाद आपने जब अपना घर रेंट पे दिया होगा, आपने डेफिनेटली उसके ऊपर एग्रीमेंट भी किया होगा, लॉयर को हायर भी किया होगा, लॉयर को एक्सपेंसेस भी दिए होंगे, लॉयर के साथ पैसे भी आपके खर्च हुए होंगे। हम उसकी मद में ले लेते हैं जी हमने 30,000 रुपया लॉयर को भी, ठीक है। अब ये कितने बन गए, 50,000।
और 50,000 हम पूरे का पूरा अपनी इस इनकम में से माइनस नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर छोटा सा एक नोट है, छोटी सी एक कंडीशन है कि हमने टोटल रेंट का 4% पहले निकालना है। टोटल रेंट हमारे पास है 12 लाख रुपया, उसका 4% हम निकालेंगे तो हमारे पास 48,000 आएगा। अब हमने 4% के मुताबिक हमने उसको माइनस करना है, यानी हमारे पास जो टोटल अमाउंट प्लस करके आ रही थी वो 30,000 जमा 20,000 50,000 आ रही थी। हमने 50,000 पूरे का पूरा एग्जाम्प्ट नहीं कर सकते, हमने इसमें से सिर्फ और सिर्फ 48,000 रुपये एग्जाम्प्ट करना है। ठीक है, 48,000 रुपये एग्जाम्प्ट करेंगे तो टोटल अमाउंट हम जब इन पांचों अमाउंटों को प्लस करेंगे 2,40,000 को, 25,000 को, 30,000 को, फिर 30,000 को और फिर 48,000 को, टोटल हमारे पास बनेगा 3,73,000। 12 लाख में से 3,73,000 को जब माइनस कर देंगे हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 8,27,000 रुपया। अब 8,27,000 रुपया बेसिकली ये हमारी अब टैक्सेबल इनकम आ गई है रेंट की। अब टैक्सेबल रेंट जो इनकम आई है अब इसको हम अब ट्रीट करेंगे नॉर्मल, जिस तरह हमारी सैलरी का टैक्स है और हमारा जो बिजनेस टैक्स है उसके मुताबिक हम इसमें से 6 लाख रुपया तो हमारा एग्जाम्प्ट हो गया, 6 लाख को एग्जाम्प्ट कर देंगे, बाकी जो हमारे पास अमाउंट बचेगी उसके ऊपर हम माइनर सा टैक्स पे करेंगे। यानी जैसे जैसे आपकी जो अमाउंट इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे आपकी अमाउंट डिक्रीज होगी आपका जो टैक्स है वो वैसे ही डिक्रीज होगा। कि 4% के हिसाब से आप अपनी जो अमाउंट को माइनस कर सकते हैं, टोटल की टोटल अमाउंट को माइनस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास ऊपर 40,000 आता, 20 20 40 आता, नीचे 48 आता तो आप पूरे का पूरा 40,000 ही माइनस कर सकते थे। लेकिन अब आपके पास ऊपर 50 है और 4% आपका 48 बन रहा है तो आप सिर्फ 48 को ही एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कंसल्टेंट से अपनी रिटर्न फाइल करवाते हैं और वो इसको रिफंड में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना आपने। आपने इसको क्या करना है, इसको इसके साथ अपनी इनकम को वाइट में कन्वर्ट करवा लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन है उसके पास दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी का टैक्स कट के आ रहा और एक का टैक्स कट के नहीं आ रहा, तो वो क्या करे, वो अपनी जो प्रॉपर्टी का टैक्स कट के नहीं आ रहा उसकी इनकम को भी वाइट कर लो, उसको इसमें इंक्लूड करके उसको शो करवा सकता है। ठीक है, इस तरह अगर आप बिजनेस है, आप सैलरी पर्सन है, आपका सैलरी में टैक्स नहीं कट रहा, आपको प्रॉपर्टी में टैक्स बच रहा है, आप उसके साथ भी इसको एडजस्ट कर सकते। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी टैक्स को हमने किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, उसको कैसे लेके चलना है। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई किसी भी चीज की कोई इशू आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम बाकी लोगों की रहनुमाई कर सकें। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके पास दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।